हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद टीचर चैनल। आज की हमारी क्लास होने वाली है सिंधु की होली नाटक। देखो, हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी की यूनिट 8 हिंदी नाटक। और अभी तक मैं आपको 13 नाटक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज ही हमारा आखिरी नाटक है, क्योंकि हमारे यूनिट 8 में टोटल जो है 14 नाटक लगे हुए हैं। 13 नाटक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज हम अपने सबसे आखिरी नाटक पर चलेंगे। ठीक है, ये नाटक यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में तो है ही, साथ में जो यूपी का हायर वाला एग्जाम है उसमें भी लगा हुआ है सिंदूर की होली नाटक। तो आपको ये क्लास जिस भी एग्जाम में सिंदूर की होली नाटक लगा हुआ है पाठ्यक्रम में, उसमें आपको हेल्प करेगी। 100% आपको ये क्लास हेल्प करेगी। ठीक है, तो हम सिंदूर की होली नाटक पढ़ेंगे। कल को हम जो है इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो यानी कि कल को हमारी यूनिट 8 हिंदी नाटक कंप्लीट हो जाएगी। देखो, नाटक शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। जब हम यूजीसी नेट का सिलेबस देखते हैं और उसमें यूनिट 8 पर जाते हैं, तो सिंदूर की होली नाटक के जो राइटर का नाम है वहां पर लिखा हुआ है लक्ष्मी नारायण लाल। तो वो गलत है, उसे सही कर लीजिएगा। ये नाटक जो सिंदूर की होली है, इनके रचनाकार है लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो ये याद रखिएगा आप लोग। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा राइटर का ही नाम गलत हो जाता है तो देखो कितनी बड़ी बात है। तो इसे आप सही कर लीजिएगा। तो ये मुझे लगता है सिलेबस में मिसप्रिंट है। वैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन आज एक बार फिर से बता दिया क्योंकि मेरा फर्ज है बताना। क्योंकि आज हम ऑफिशियली सिंदूर की होली नाटक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये तो बात हुई। यहाँ पर जो सिलेबस में गलती है वो मैंने आपको बता दी, आप लोग सही कर लीजिएगा। अब हम चलते अपने नाटक की तरफ। नाटक में सबसे पहले हम नाटक का प्रकाशन वर्ष, कितने अंक है और पात्र देखेंगे। सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1934, 1934। सिंदूर की होली में अंक है 3 अंक है। ठीक है, और ये सिंदूर की होली नाटक का ही पेज है। यहाँ पर जब भी आप कोई नाटक पढ़ते हैं, नाटक ओपन करते हैं, भूमिका मिलती है, आपको कुछ इंपोर्टेंट जानकारी मिलती है, साथ में पात्रों के नाम एक पेज पर लिखे मिलते हैं। तो ये नाटक का ही पेज है। रजनीकांत, मनोज शंकर, मुरारीलाल, माहिर अली, भगवंत सिंह, हरनंदन, चंद्रकला, मनोरमा, डॉक्टर और कुछ और जन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पात्र है। इसमें रजनीकांत भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मनोज शंकर, मुरारीलाल और माहिर अली, चंद्रकला और मनोरमा, ये 5 पात्र तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? मनोज शंकर, मुरारीलाल, माहिर अली, चंद्रकला और मनोरमा। मतलब ये 5 पात्र तो ऐसे आपको भूलने ही नहीं है। वैसे पात्र का नाम आपको कोई भी नहीं भूलना है, क्योंकि आजकल तो मुख्य पात्र से ज्यादा गौण पात्र पूछे जाने लगे हैं। क्योंकि मुख्य पात्र तो सभी को पता होते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा पात्रों के नाम को। अब हम चलेंगे नाटक की तरफ। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, आगे अपने नाटक की तरफ चलेंगे। नाटक का जैसे ही हम नाटक ओपन करते हैं, सबसे पहले हमें ये पेज मिलता है। ये मैंने क्यों रखा है, एक दो पॉइंट आपको बताने थे। सिंदूर की होली किस प्रकार का नाटक है? समस्या नाटक है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आया था मिलानवाने में। 4 नाटक दे दिए और उनके प्रकार की कौन सा कैसा नाटक है, हास्य नाटक है, समस्या नाटक है, इस तरह से दे देते हैं। तो सिंदूर की होली भी पूछा गया था। तो ये बिल्कुल बुक ओपन करते ही हमें यहाँ पर लिखा हुआ भी मिलता है, ये समस्या नाटक है। और एक राइटर के बारे में देख लीजिए, जो बुक है उसमें भी लक्ष्मी नारायण मिश्र लिखा हुआ है और राइटर भी यही है। तो ये आप ठीक कर लीजिएगा। यदि आपके सिलेबस में यहाँ पर जो है यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लक्ष्मी नारायण लाल लिखा हुआ है, तो उसे हटाकर मिश्र लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं अब नाटक की तरफ। सबसे पहले हम चलेंगे नाटक की भूमिका की तरफ। देखो, जब भी हम कोई नाटक पढ़ते हैं, यदि उसमें भूमिका है तो हमें पढ़नी चाहिए। और इसकी भूमिका 8-9 पेज की है। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो पहले ही मार्क किया हुआ है, और पेज मैंने भूमिका के सब रखे हुए हैं। ठीक है, ताकि आप खुद से पढ़ लो। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। एक और बात आपको बता देती हूँ, पिछली बार क्वेश्चन आया था कि सिंदूर की होली भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी है। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं कि भूमिका किसने लिखी है। अगर राइटर ने लिखी है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर राइटर ने नहीं लिखी, किसी अन्य ने लिखी है, तो वो भी क्वेश्चन बन जाता है। तो पिछली बार ये पूछा गया था कि
जो भूमिका है राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी है, कोर्ट वाले क्वेश्चन थे, 4-5 पॉइंट थे इसी तरह के। ठीक है, तो हो सकता है अगली बार भूमिका के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाए। जब भी हम कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, पिछले एग्जाम को देखते हुए करते हैं और एक स्टेप आगे बढ़ते हुए हम करते हैं। ठीक है, तो भूमिका इंपोर्टेंट है, पढ़ लेते हैं एक बार। जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने मार्क किया हुआ है। हिंदी साहित्य के अन्य अंगों की भांति नाटक का अंग भी अभी तक कमजोर और शिथिल है। हिंदी नाटकों का आरंभ एक प्रकार से बाबू हरिश्चंद्र के समय में ही हुआ। भारतेंदु काल के नाटककारों में लक्ष्मण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, श्रीनिवास दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन आदि है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये सब राइटर के नाम है जो भारतेंदु काल के नाटककार है। उन सज्जनों ने देश की धार्मिक, नैतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर इतना ध्यान दिया कि जीवन के दूसरे अंगों के सोचने अथवा प्रकाश डालने का उनको अवसर ही नहीं रहा। यह पूछा जा सकता है कि किन कवियों के बारे में ऐसा बोला गया है, तो याद रखिएगा भारतेंदु काल के जो नाटककार थे उनके बारे में ऐसा बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आगे दिखाया गया है, जो बताया गया है भारतेंदु युग में किस तरह के नाटक लिखे जा रहे थे। उनके नाटकों के विषय, उनके यानी भारतेंदु काल में जो नाटक लिखे जा रहे थे, उनके नाटकों के विषय प्रायः ऐसे थे जिनकी ओर सर्वसाधारण का ध्यान आकर्षित करना अति आवश्यक था। इसी ध्येय को रखकर उन्होंने ऐसे नाटकों की रचना की जिनके द्वारा हिंदू जनता में स्वाभिमान, वीरता, धार्मिकता आदि के भाव उत्पन्न हो अथवा मद्यपान, मांसाहार, पाखंड, झूठ, वैश्य अनुराग आदि दोषों की ओर से घृणा जागृत हो। जो कुछ मौलिक कीर्तियां उस समय से हुई वे प्राय उपयुक्त ध्येय के साधन अथवा केवल मनोरंजन के निमित्त हुई। इसके अतिरिक्त अनुवादों की भी धूमधाम रही। संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला के नाटकों को अनुवाद किया गया। यहाँ पर ये भारतेंदु काल के नाटक की बात हो रही है। यहाँ पर भी फिर भारतेंदु काल में कैसे नाटक थे उनके बारे में बात हो रही है। आगे अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट। जिस समय भारतेंदु के नेतृत्व में हिंदी साहित्य में नाटक बनने लगे थे और हिंदी संसार में शेक्सपियर की आराधना हो चली थी, उसी समय यूरोप में शेक्सपियर का युग समाप्त हो रहा था। सन 1875 में इब्सन ने यूरोप के नाटक साहित्य में क्रांति मचानी आरंभ कर दी। कब? 1875 में इब्सन ने यूरोप के नाटक साहित्य में क्रांति मचानी आरंभ कर दी। 20 वर्ष तक अपने नाटकों द्वारा उसने ऐसा आंदोलन किया और एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत कर दिया जिसके कारण शेक्सपियर का प्रभाव क्षीण हो गया और इस नए युग का आरंभ हुआ। इब्सन पुरानी परिपाटी को काल्पनिक, मिथ्या और विचार शून्य मनोविकारों का कृत्रिम उद्गार समझता था। यहाँ पर इब्सन की विचारधारा की बात हो रही है। ठीक है, इब्सन जो है पुरानी परिपाटी को काल्पनिक, मिथ्या और विचार शून्य मनोविकारों का कृत्रिम उद्गार समझता था। केवल मनोविनोद के लिए काल्पनिक रचनाएं करता था। किस लिए करता था काल्पनिक रचनाएं? केवल मनोविनोद के लिए, जिनका जीवन से वास्तविक संबंध नाम मात्र के लिए ही था। उसने व्यर्थ ही नहीं किंतु हानिकारक समझा। उसने मनोरंजन को बहुत ही गौण और प्राकृतिक जीवन की समस्याओं को प्रधान स्थान दिया था। जो मनोरंजन था उसे गौण स्थान दिया और जो हमारे जीवन की समस्याएं होती है प्राकृतिक जीवन की उसे प्रधान स्थान दिया। इब्सन की धारणा थी कि मनुष्य का व्यक्तित्व और वैयक्तिक जीवन और आचरण बड़े ही महत्व का विषय है, क्योंकि वैयक्तिक जीवन की सुंदरता पर समाज और सभ्यता की उन्नति अवलंबित है। कितनी अच्छी बात कही गई है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, आगे चलेगी। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर इब्सन के विचारों का ही बात हो रही है। फिर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। यहाँ से इम्पोर्टेंट है बड़ा, क्योंकि यहाँ से राइटर के बारे में बात हो रही है। प्रस्तुत नाटक के रचयिता श्री लक्ष्मी नारायण जी भी इब्सन और बर्नर्ड शॉ आदि प्रमुख नाटककारों के विचारों और भावनाओं से प्रेरित होकर हिंदी नाटक साहित्य में नवीन धारा का प्रचार करने की चेष्टा कर रहे। नवीन धारा कौन सी? समस्या नाटक लिखने की। अब आप देख रहे हैं भूमिका में पहले इब्सन का जिक्र क्यों आया?
क्योंकि लक्ष्मी नारायण जी उनसे प्रभावित थे। ठीक है, तो जब हमें इब्सन की विचारधारा पता होगा, जब तो हमें पता चलेगा कि लक्ष्मी नारायण जी ने समस्या नाटक लिखने क्यों प्रारंभ किए थे। ठीक है, तो उनके ऊपर इब्सन का प्रभाव था और बर्नर्ड शॉ का, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों जो है विचारक का नाम याद रखिएगा। अपने पूर्व प्रकाशित नाटक मुक्ति का रहस्य, इम्पोर्टेंट, मुक्ति का रहस्य किनका नाटक है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का। की भूमिका में उन्होंने अपने विचार जोरदार शब्दों में स्पष्ट कर दिए। आप कहते हैं, आप यानी लक्ष्मी नारायण मिश्र जी कहते हैं, क्योंकि ये भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी है। ठीक है, और जो यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमा में आपको दो तीन कोटेशन दिख रही होगी, ये कहाँ की है? ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। और किस नाटक की भूमिका में लिखी थी? मुक्ति के रहस्य की भूमिका में। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। अपने पूर्व प्रकाशित नाटक मुक्ति का रहस्य की भूमिका में उन्होंने यानी कि लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपने विचार जोरदार शब्दों में स्पष्ट कर दिए। आप कहते हैं कि, आप यानी लक्ष्मी नारायण मिश्र जी कहते हैं कि बुद्धिवाद किसी तरह का हो, किसी कोटि का हो, समाज या साहित्य की हानि नहीं कर सकता। इम्पोर्टेंट है, दो तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ये कोटेशन किसकी है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की। कौन से नाटक की है? मुक्ति के रहस्य नाटक की है। ठीक है, मतलब उसकी भूमिका में कही है। हिंदी पूछा जा सकता है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने किस नाटक की भूमिका में ये कहा है, तो हमें लगेगा हमारे पाठ्यक्रम में सिंदूर की होली नाटक है तो उसी नाटक की होगी, नहीं, लेकिन ये मुक्ति का रहस्य नाटक की भूमिका में कहा है। हिंदी के समालोचकों को लक्ष्य करके आप लिखते हैं, आप यानी लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की कोटेशन है। इन दिनों हमारे समालोचक साहित्य या कला के भीतर सबसे पहले ये खोजने लगते हैं कि इन चीजों में लोकहित का उपदेश या सदाचार की व्याख्या कहाँ और किस रूप में हुई है। किंतु इन बातों से कला का क्या संबंध? कलाकार इस तरह का उपदेशक तो नहीं है। वह जो कुछ भी कहना चाहता है उसके निजी प्रयोग की बातें होती है। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन बातों का सवाल तो यहाँ नहीं उठता। यहाँ तो जो है। कला अनंत सहानुभूति है, जिसकी एक एक नजर में कल्याण की दुनिया बसती चलती है। इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये भी जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की कोटेशन है। इसलिए जिंदगी की कोई भी संकीर्ण परिपाटी, धर्म या सदाचार की कोई भी निश्चित कसौटी, साहित्य और कला की कोई भी प्रभावशालिनी व्याख्या आंख मूंद कर स्वीकार कर लेना, यही नहीं कि व्यक्तिगत विकास में बाधा डालेगी, एक प्रकार से घातक भी होगी। इम्पोर्टेंट है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की है। तत्वत ये बातें ठीक है, किंतु इनको व्यवहारिक बनाने में अनेक उलझने और कठिनाइयां हैं। युवक मिश्र जी भी उनका अनुभव करते हैं, जैसा कि उनकी उपयुक्त भूमिका से प्रतीत होता है। यानी कि जो ये भूमिका कि यहाँ पर दो तीन कोटेशन दी हुई है, मुक्ति का रहस्य भूमिका। इन समस्याओं का हल करना सरल काम है, अतः कोई आश्चर्य नहीं कि ये भविष्य के न्यार से आक्रांत है। अभी किसकी पंक्ति है? ये वही भूमिका कौन लिख रहा है? राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी है, सिंदूर की होली नाटक की भूमिका। मिश्र जी के नाटकों में न तो अनेक पात्र है, न गाने या कविता पाठ की सामग्री और न अनावश्यक दृश्यों का परिवर्तन। उनके नाटकों का पट विस्तार भी इतना नहीं कि उसमें विभिन्न देश काल व्यवस्थाओं और घटनाओं की विभ्रममयी भर्ती हो। आधुनिक यूरोपीय शैली के अनुकूल उनमें गिने चुने आवश्यक पात्र है और व्यापार भी सुसंगत और सुनियंत्रित है। ये तो हम देखते भी है, पात्र ज्यादा नहीं है। उपयुक्त विशेषताएं प्रस्तुत नाटक सिंदूर की होली में भी है। इसमें पात्र भी पांच या छह है, प्रत्येक पात्र का अपना अपना व्यक्तित्व है, प्रत्येक का विकास अपने अपने ढंग का है, प्रत्येक की भावना और उसके व्यक्तित्व का चित्रण सहानुभूतिपूर्वक किया गया है। यहाँ तक कि मुरारी मुरारी लाल का भी चित्रण सहानुभूति शून्य नहीं। फिर यहाँ पर कुछ पात्रों के नाम मुरारी लाल, मनोरमा, चंद्रकला, मनोज शंकर,
चंद्रकला के द्वारा ये पंक्ति कहलाई गई है। यह पंक्ति किसकी है? चंद्रकला की है नाटक में। तुम्हारी मजबूरी पहले सामाजिक फिर मानसिक हुई, मेरी मजबूरी प्रारंभ से ही मानसिक हो गई। बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है पंक्ति। क्यों हो जाती है इंपॉर्टेंट? क्योंकि नाटक की भूमिका में ही हमें देखने को मिलती है। ठीक है। उसके बाद ये पंक्तियां पूछा जा सकता है किस नाटक की भूमिका में आई है। भूमिका किसने लिखी है? राम प्रसाद त्रिपाठी ने 20 अप्रैल 1934 को ये भूमिका लिखी गई थी और 1934 में हमारा नाटक प्रकाशित भी हुआ था। याद रखिएगा, राम प्रसाद त्रिपाठी ने भूमिका लिखी है। कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे ये वाली कोटेशन है, ये राम प्रसाद त्रिपाठी की ही है, लेकिन तीन कोटेशन हमने देखी जो इन्वर्टेड कोमा में है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। बुद्धिवाद वाली, इन दिनों हमारे समालोचक, इन बातों से कला का क्या संबंध, और इसीलिए जिंदगी की कोई भी, ये चार जो कोटेशन है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। कंफ्यूज मत होइएगा। मुक्तिकर ऐसे भूमिका में लिखी गई है। ठीक है, ये बात है भूमिका की। पात्र हमने देख ही लिए। अब हम चले गए नाटक की महत्वपूर्ण पंक्ति की तरफ। देखो आगे मैंने जो है सिंदूर की होली नाटक की सभी महत्वपूर्ण पंक्तियां रखी है। और मेरे पास ना एक कमेंट आया था कि मैम हम कोई भी बुक ले लीजिए उसमें सभी नाटक तो नहीं मिलते हैं। तो देखो ये नाटक की बुक अलग से खरीदनी होती है। यदि आपको अंधेर नगरी नाटक पढ़ना है तो अंधेर नगरी नाटक की बुक अलग से खरीदनी होती है। ये कोई एक बुक में आपको पूरा नाटक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इनके लिए अलग अलग बुक आपको खरीदनी होगी। अब चलेंगे नाटक की महत्वपूर्ण पंक्ति की तरफ। और मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ये नाटक एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। वैसे मुझे उम्मीद है जो रेगुलर है मेरे साथ स्टूडेंट, वे उन्होंने नाटक पढ़ लिया होगा, क्योंकि 4-5 दिन पहले मैंने आपको पीडीएफ भेज दी थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है अब तक आपने नाटक पढ़कर खत्म भी कर दिया होगा। देखते हैं नाटक का प्रारंभ क्या से होता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें आजकल एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट होने लगी है। कैसा दिन था? बरसात का दिन। प्राय एक पैर दिन चढ़ चुका है। कितना? एक ही पैर दिन चढ़ चुका है। लेकिन आकाश में घने बादल होने के कारण मालूम हो रहा है कि अभी सवेरा हो रहा है। डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल का बंगला। ठीक है, कहाँ से प्रारंभ होता है? बरसात का दिन है, एक पहर दिन चढ़ चुका है, और बंगला जो है डिप्टी कलेक्टर के मुरारी लाल जो है, वहां से उनके बंगले से नाटक का प्रारंभ होता है। भीतर से मुरारी लाल का प्रवेश। ठीक है, यहाँ से नाटक हमारा प्रारंभ हो रहा है। कहाँ चले गए थे जी? 9:30 हो रहा है। ठीक है, इन्होंने बताया नहीं कि बादल छाए हुए हैं तो लग रहा है अभी सवेरा ही हो रहा है, लेकिन 9:30 जो है बज चुके हैं। एक पैर जो है दिन चढ़ चुका है। ठीक है, ये तो ही बेसिक चीजें जो हमें मतलब नाटक प्रारंभ होती देख लेनी चाहिए। कहाँ से नाटक प्रारंभ हो रहा है, किस नाटक के पात्र से प्रवेश, मतलब जैसे यहाँ पर मुरारी लाल, सबसे पहले नाटक में कौन सा पात्र प्रवेश करता है? मुरारी लाल। ठीक है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब चलेंगे प्रमुख पंक्ति देखना शुरू करते हैं। ये पंक्तियां मुरारी लाल। ठीक है, अभी तक ऑनरेडी मजिस्ट्रेट था, इस साल राय साहब भी हो गया है। इंपोर्टेंट पंक्ति है। फिर ये मुरारी लाल की पंक्ति है, ये क्षमा तुम नहीं मांग रही हो, तुमको जो मैंने बीए तक अंग्रेजी पढ़ा दी तुम्हारी वही पढ़ाई क्षमा मांग रही है। जो भीतर आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखाया जाता है। ये इंपोर्टेंट पंक्तियां। यहाँ पर चंद्रकला और मुरारी लाल का संवाद हो रहा है। तो चंद्रकला कहाँ तक पढ़ी हुई थी? बीए की हुई थी, और कौन से सब्जेक्ट में? अंग्रेजी में। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल तो आप जानते हैं ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि चंद्रकला ने कौन से विषय में बीए की थी, तो अंग्रेजी में। और ये पंक्ति किनकी है? मुरारी लाल की। इम्पोर्टेंट है कि आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखलाया जाता है। ठीक है, फिर भगवंत सिंह की यह पंक्ति है, तुम्हारा ही तो भरोसा है, नहीं तो अब तक तो बैलोंडा मेरी इज्जत बिगाड़ दिए होता। फिर ये पंक्ति है भगवत सिंह की। ये पंक्ति इंपोर्टेंट है, पट्टीदार और दाल को गलाने की चीजें होती है। पट्टीदार और दाल तो गलाने की चीजें होती है। दाल गल जाने पर मीठी होती है और पट्टीदार गल जाने पर काबू में रहता है। इंपोर्टेंट भगवंत सिंह की पंक्ति है। मुरारी लाल की पंक्तियां बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्तियां। परिवार का योग्य व्यक्ति मरता है तो दुख होता ही है, लेकिन कोई करे तो क्या करे, संसार में कोई भी पूरे तौर पर सुखी तो रहने नहीं पाता, यही संसार की लीला है। इम्पोर्टेंट है।
फिर यहाँ पर मुरारी लाल की पंक्तियां बड़ी इंपॉर्टेंट है, हो सके तो एक बार कंप्लीट ही पढ़ लीजिएगा। संसार में भलाई बुराई का भाव अब नहीं है। आज इसने 10,000 दिए, 10-10 रुपया देकर यह गवाहों को बिगाड़ देता, 1,000 भी नहीं खर्च होता और यह छूट जाता। आजकल का कानून ही ऐसा है, इसमें सजा उसको नहीं दी जाती जो कि अपराध करता है। सजा तो केवल उसकी होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता। बस यही कानून है। कितनी इम्पोर्टेंट पंक्ति है ये। आजकल का कानून ही ऐसा है, इसमें सजा उसको नहीं दी जाती जो कि अपराध करता है। सजा तो केवल उसकी होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता। बस यही कानून है और बिल्कुल सही बात कही गई है और इम्पोर्टेंट भी है। मुरारी लाल की पंक्ति है। हम लोग मनुष्य और उसके अधिकार की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते। हम लोगों का तो काम है केवल कानून की रक्षा करना। यही बुराई है और इसीलिए यह सब हो रहा है। फिर मनोरमा की पंक्तियां, कला के अमूल्य के लिए संसार में जगह नहीं। मनोरमा की ये पंक्ति है, पंक्ति से ज्यादा ये मैंने इसलिए रखी ताकि हमें मनोरमा की उम्र पता चल जाए। लेकिन मेरे लिए तो संदेह है। 8 वर्ष की थी तभी शादी हुई। मनोरमा की कब शादी हो गई? जब वे 8 वर्ष की थी। 2 वर्ष के बाद ही वे मर गए, मतलब शादी के 2 साल बाद ही मर गए। तब से इधर 8 वर्ष बीत गया, यानी कि 18 साल की उम्र है मनोरमा की। 8 साल में शादी हो गई थी, 2 साल बाद पति मर गए यानी 10 साल, और तब से इधर जो है 8 वर्ष और बीत गए यानी 18 साल उम्र थी मनोरमा की। नोट कर लीजिएगा। चंद्रकला, तुम्हें अपने विधवा होने का दुख नहीं है? जिस वस्तु का अनुभव हुआ ही नहीं उसके अभाव का दुख क्या? मनोरमा की पंक्तियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। चंद्रकला उससे पूछती है कि तुम्हें अपने विधवा होने का दुख नहीं है, तो वो कहती है जिस वस्तु का मुझे अनुभव ही नहीं हुआ उसके अभाव का दुख ही क्या है। ठीक है, मनोरमा की पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। मनोरमा, शिक्षा और कार्य का संबंध कुछ नहीं है। कार्य का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह। इन दोनों को एक ही साथ रख देना, दो शत्रुओं को बांधकर एक साथ समुद्र में फेंक देना है। पढ़कर ही पता चल रहा होगा आपको कि ये कितनी इंपॉर्टेंट पंक्तियां है। चंद्रकला, हाँ, चित्र इतना सजीव मालूम हो रहा है जैसे अभी हंस पड़ा है। एक दिन के लिए घड़ी भर के लिए यहाँ आए तो जब इसी तरह चला जाना था। चित्र को ध्यान से देखकर, चित्र का नाम क्या रखा है तुमने? यौवन के द्वार पर। लेकिन इसका नाम होना चाहिए था मृत्यु के द्वार पर। एक चित्र बनवाते हैं हम चंद्रकला, तो तो यहाँ पर चंद्रकला और मनोरमा का संवाद चल रहा है। ठीक है, तो चंद्रकला मनोरमा से पूछती है कि तुमने इस चित्र का क्या नाम रखा, तो वो बताती है यौवन के द्वार में। लेकिन चंद्रकला ने इस चित्र का क्या नाम रखा? मृत्यु के द्वार में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मनोरमा, चित्र में तो वह सदैव सदैव यौवन के द्वार पर रहेगा। चित्र में तो वह मरा नहीं, लेकिन तुम तो इतनी विकल हो रही हो जैसे तुम उसके प्रेम में। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट इम्पोर्टेंट। मनोरमा, संसार की सीधी भाषा में जिस चीज को लोग सुख समझते हैं वह तो मुझे यही 2 महीनों से मिल रहा है। समय पर अच्छा भोजन, सुख की नींद, सुंदर वस्त्र और संसार का सुख तो इन्हीं वस्तुओं में सीमित है। कानून और कला का साथ नहीं हो सकता ना। कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी। कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी। बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्तियां दोनों मनोरमा की ही पंक्ति है। मनोरमा, कला की साधना अपने लाभ के विचार से नहीं होती। गुलाब खिल रहा था, वसंत आ रहा था। आधी रात को पूर्णमासी का चंद्रमा धरती की ओर देख रहा था। उसे देखकर मेरी कल्पना और भावना उत्तेजित हो उठी। मैंने उसका चित्र बना दिया। मैंने यहाँ पर जितनी भी इम्पोर्टेंट पंक्तियां वे सभी यहाँ पर रखी हुई है। फिर ये मनोरमा की पंक्तियां बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। मनोरमा और चंद्रकला ये दो पात्र ऐसे हैं जिनकी पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है नाटक में। मनोरमा की पंक्तियां, सत्य का बना लेना इतना सरल होता तो फिर संसार से झूठ का नाम निकल जाता। यह कम से कम शराबी की शराब, हत्यारे की हत्या, चोर की चोरी, यह सब कुछ सत्य हो उठता, इन चीजों की बुराई निकल जाती। मनोरमा, क्षमा कीजिए, पुरुष आग के लोलुप होते हैं, विशेषतः स्त्रियों के संबंध में। मृत्यु शैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़ा लोभ हो जाती है। इंपॉर्टेंट पंक्ति है। फिर यहाँ पर जो है प्रथम अंक की हमारी सभी प्रमुख पंक्ति समाप्त होती है।
दूसरा अंक देखेंगे, हमने शुरू में ही देखा था सिंदूर की होली नाटक में 3 अंक है। इसमें क्या है, उसमें तो हमने देखा था सवेरे सुबह का टाइम था, अब संध्या हो चली है। ठीक है। बंगले के बरामदे में आगे की ओर कुर्सियां रखी है, बीच में सामने की ओर एक आराम कुर्सी है। उसके दोनों बंगलों से होकर 4 काठ की कुर्सियां वृत्ताकार रूप में रखी हुई है और संध्या हो रही है, ये हमें याद रखना है। दूसरे अंक का प्रारंभ कहाँ से होगा। ठीक है, अब देखेंगे प्रमुख पंक्तियां, मनोरमा की पंक्तियां। दशाश्वमेध घाट पर भिक्षुकों में एक एक टुकड़े के लिए धुआं चल पड़ता है। वे सभी भूखे रहते हैं, ज्ञान के लिए वहां लेश मात्र भी जगह नहीं है। उन्हीं भिक्षुकों की तरह हो गई है तुम्हारी यह पुरुष जाति। पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष। यह रोग तो मनुष्यता का है और शायद मनुष्यता के विकास के साथ ही साथ इसका भी विकास हुआ है। कितनी अच्छी पंक्ति है और बिल्कुल सही भी, अगर आज के समय में भी देखें तो बिल्कुल सही है ये और इम्पोर्टेंट पंक्ति है। मनोज संकट, मैं मनुष्य की कमजोरियों का कितना निष्ठुर आलोचक हूँ, इसीलिए मैं उसकी बीमारी को नाटक समझ रहा हूँ। किसी को गोली मारना यदि वीरता है तो गोली मारकर बांसुरी बजाना तो वीरता से बढ़कर वीर तो मानता से बढ़कर मानता है। कि अगर किसी को गोली मारने यदि वीरता है तो गोली मारकर बांसुरी बजाना तो वीरता से बढ़कर वीरता और मानता से बढ़कर मानता है। मनोज शंकर की पंक्ति है। फिर ये भी मनोज शंकर की पंक्ति है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पूरा पैराग्राफ मनोज शंकर का है, इसमें ये बाद वाली पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है। स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं है। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं मिला था। स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं मिला है। ये मनोज शंकर की पंक्तियां। प्रेम करना विशेषतः स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं। स्त्री जाति की स्तुति केवल इसीलिए होती है कि वे प्रेम करती है, प्रेम के लिए ही उनका जन्म होता है। स्त्री चरित्र की सबसे बड़ी विभूति, उसका सबसे बड़ा तत्व प्रेम माना गया और उस पर भी यह तो उसका पहला प्रेम है। मनोज शंकर की पंक्ति है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर की ये पंक्ति है, कवि और गायक भावुक जीव होते हैं। मनोज शंकर की पंक्ति, मनुष्य को स्वच्छ रखने के लिए जीवन बल उसके भीतर निरंतर काम करना है। हम लोग बीमार पड़ते हैं मरने के लिए नहीं बल्कि स्वस्थ होने के लिए। यहाँ देहातों में अधिकांश रोग पूजा पाठ और तंत्र मंत्र से अच्छे किए जाते हैं। मनोज शंकर की पंक्ति इम्पोर्टेंट। क्या कि देहातों में क्या होता है, जो भी रोग होते हैं उनको पूजा पाठ और तंत्र मंत्र से अच्छे किए जाते हैं। यह इतना मानचित्र जिसे हम संसार कहते हैं शून्य के आधार पर बनाया गया है। फिर यहाँ पर मनोरमा की पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। यही कि पुरुष के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है स्त्री को। स्त्री जीवन का सबसे सुंदर और सबसे कठोर सत्य यही है। स्त्री इसलिए दुखी है और पुरुष इसी को स्त्री का अधिकार समझता है और इसीलिए पुरुष और स्त्री के अधिकारों की अलग अलग पैमाइश हो रही है, अलग अलग नक्शे बनाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो वे मिल जाएंगे, समस्या का एक और पहलू निकल जाए आएगा। मनोरमा की पंक्तियां, मैंने आपको पहले बताया मनोरमा और चंद्रकला की पंक्तियां काफी इंपॉर्टेंट है नाटक में। मनोरमा, हिंदू विधवा से बढ़कर कविता और दर्शन कहीं नहीं मिलेगा। फिर ये भी जो है मनोरमा की पंक्तियां इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। स्त्री और पुरुष का सम्मिलित जीवन सुख दुख दोनों का, न तो कोई शंका न संदेह और न तलाक, न तलाक। स्त्री और पुरुष का सम्मिलित जो जीवन है सुख दुख दोनों का, न तो कोई शंका न संदेह और न तलाक। विधवा विवाह और तलाक दो बुराइयों में से एक को पसंद करेगा, नहीं तो दोनों बुराइयां तो समाज को निकल जाएगी। मनोरमा की पंक्तियां है दोनों। फिर ये भी मनोरमा की पंक्ति है। विधवाओं के उद्धार के नाम पर यह आंदोलन पुरुषों ने उठाया है अपने उद्धार के लिए। किसी प्राकृत विधवा से पूछो कि जो अभी तक पुरुष के विषैले वातावरण में न आई हो, देखो उसकी दृष्टि पृथ्वी में गड़ जाती है या नहीं। तुम्हारी समझ में विधवाएं समाज के लिए कलंक है। मैं समझती हूँ समाज की चेतना के लिए विधवाओं को होना आवश्यक है। बड़ी इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है। मैं समझती हूँ कि समाज की चेतना के लिए विधवाओं को होना आवश्यक है। तुम जीवन का विशेषतः
स्त्री के जीवन का दूसरा पहलू भी समझते हो, देखते हो। उसके भीतर संकल्प है, साधना है, त्याग और तपस्या है। यही विधवा का आदर्श है और यह आदर्श तुम्हारे समाज के लिए गौरव की चीज है। बड़ी महत्वपूर्ण ये पंक्ति है। ये भी मनोरमा की ही पंक्ति है, इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर चले गए तीसरे अंक की तरफ। पहले अंक में सुबह थी, दूसरे अंक में संध्या हो गई, और अब क्या हो गया, रात। यो तो रात अंधेरी है, आकाश में बादल होने के कारण भयंकर हो उठी है। ठीक है, यहाँ से नाटक का प्रारंभ होता है, सॉरी, नाटक के तीसरे अंक का प्रारंभ होता है। मनोज शंकर की पंक्तियां, सारा संसार मरता है, एक और मृत्यु हो रही है, दूसरी ओर जन्म हो रहा है, यह कोई नई बात नहीं है। चंद्रकला की पंक्तियां, राम और सीता का, दुष्यंत और शकुंतला का, नल और दमयंती का, आज और इंदुमती का प्रेम प्रथम दर्शन में ही हुआ था। आजकल जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ पर दे देंगे कि किन किन का नाम नाटक में आया है। राम और सीता, दुष्यंत और शकुंतला, नल और दमयंती, अज और इंदुमती का प्रेम जो है प्रथम दर्शन में ही हुआ था। स्त्री का हृदय सर्वत्र एक है, क्या पूर्व, क्या पश्चिम, क्या देश, क्या विदेश। चंद्रकला की पंक्ति है। फिर ये भी चंद्रकला की पंक्ति है, ये हमने भूमिका में भी देखी थी। तुम्हारी मजबूरी पहले सामाजिक और फिर मानसिक हुई, मेरी मजबूरी आरंभ में ही मानसिक हो गई। तुम इस विचार में पड़ गई हो कि मेरा निर्वाह कैसे होगा। रोटी और कपड़े के प्रश्न को लेकर स्त्रीत्व की मर्यादा बिगड़ गई। हमारा स्त्रियों का निर्माण भी उन्हीं उपकरणों से हुआ है जिनसे पुरुषों का हुआ है, लेकिन तब भी हम पुरुषों की गुलामी में सदैव से चली आ रही है। हमारे भीतर कभी संदेह नहीं पैदा हुआ, ऐसा क्यों है? पुरुष की चार हाथ के सेज में ही हमारा संसार सीमित है। पुरुष ने स्त्री की कमजोरी को उसका गुण बना दिया, और वह उसी प्रशंसा में सदैव के लिए आत्मसमर्पण कर बैठी। दूसरों की रक्षा में हम अपनी रक्षा नहीं कर सकी। कितनी सही बात कही गई है, और इम्पोर्टेंट भी है। चंद्रकला की ये पंक्तियां इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। तुम्हारा विधवापन निरर्थक है, लेकिन मेरा सार्थक। चंद्रकला कहती है, यहाँ पर ये चंद्रकला और मनोरमा का संवाद चल रहा है सब में। यहाँ पर जो है ये भी चंद्रकला मनोरमा का संवाद, ये भी चंद्रकला मनोरमा, आप देख रहे हो, चंद्रकला मनोरमा चंद्रकला, ठीक है। और यहाँ पर भी ठीक है, तो चंद्रकला मनोरमा को कह रही है कि तुम्हारा विधवापन निरर्थक है, लेकिन मेरा सार्थक। फिर यहाँ पर चंद्रकला की पंक्तियां बड़ी इंपोर्टेंट है। पुरुष बली है, सब तरह से बली रहेगा, वह द्वंद्व में विश्वास नहीं करती। स्त्री ने स्वयं अपना नरक बनाया है, पुरुष उसके लिए दोषी नहीं है। हमने कभी अपनी आत्मा की पुकार नहीं सुनी। तुम्हारा विधवापन तो रूढ़ियों का विधवापन है, वेद मंत्रों और ब्रह्मा भोज का। जिस पुरुष को तुमने देखा नहीं, जिसकी कोई धारणा तुम्हें नहीं है, जिसका कोई स्मृति तुम्हारी आत्मा को हिला नहीं सकी, उसका वैधव्य कैसा है, तुम स्वयं सोच लो। मेरा वैधव्य वह निर्विकार, मुस्कुराहट, यौवन और पुरुष के विकास की वह स्वर्गीय आशा। मैं कल्पना करती हूँ 25 वर्ष की अवस्था में वह शरीर और वह हृदय कैसा होगा। तुम्हारा वैधव्य तुम्हारा है, वह तुम्हारा स्वर्ग हो सकता है, लेकिन उसमें समाज को संसार की क्या आशा है। वेद मंत्र, हवन, शंख ध्वनि, जिनके साथ तुम्हारा समझौता नहीं हो सकता, सामाजिक संस्कारों के लिए मोड़ का काम करते हैं। इम्पोर्टेंट और मनोरमा की पंक्ति है। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ पर इस पंक्ति के साथ हमारा नाटक समाप्त होता है। ये इम्पोर्टेंट है, माई गली। मैंने सपना देखा था, मैं कहता था ना कि आज क्यामत की रात है, तो क्यामत की रात का सपना किसने देखा था? माई गली ने देखा था। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज हमारा सिंदूर की होली नाटक समाप्त होता है। अब हम चले गए पर बच्चन सिंह की बुक से देख लेते हैं, एक दो पॉइंट इम्पोर्टेंट है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह की बुक है। सिंदूर की होली के दो पात्र, मनोरमा और चंद्रकांता, एक दूसरे के विरोधी है। मनोरमा वैधव्य का समर्थन करती है और चंद्रकांता रोमांटिक प्रेम का। मनोरमा का विधवा विवाह का विरोध स्वयं बुद्धिवाद का विरोध करने लगता है, और रोमांटिक चंद्रकांता का तर्क बुद्धिवाद हो जाता है। इम्पोर्टेंट है। चंद्रकला और मनोरमा एक दूसरे के विरोधी पात्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा
आज सिंदूर की होली नाटक समाप्त हो जाता है। कल को हम सिंदूर की होली नाटक के एमसीक्यू सोल्व करेंगे। शाम को 7 बजे लाइव क्लास होगी। कल क्या दिन है हमारा, एक बार तारीख देख लेती हूँ कितनी है। 13 सितंबर को। ठीक है, आज 12 सितंबर है ना। तो आज 12 सितंबर है, कल को 13 सितंबर को हमारे एमसीक्यू पर क्लास करेंगे सिंदूर की होली नाटक पर। ठीक है। और कल यानी 13 सितंबर को हमारी यूनिट 8 हिंदी नाटक कंप्लीट हो जाएगी, बहुत धूमधाम से। धूमधाम से इसलिए बोल रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि अगर हम इतना पढ़ लेते हैं उसके बाद भी बाहर से हमारा कुछ आएगा, क्योंकि हमने इधर उधर से ना पढ़कर जो मूल टेस्ट है वो पढ़ा है। और मैंने तो आपको पढ़ाया ही है, आपको एमसीक्यू भी करवाया। लेकिन जो स्टूडेंट रेगुलर है, मुझे पता है उन्होंने खुद से भी नाटक पढ़ा है। तो यदि आपने खुद से नाटक पढ़ लिया है, मेरी सभी क्लास देख लिया है यूनिट 8 पर, तो आपकी बहुत अच्छी कमांड हो गई है। 90% क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर आओगे यूनिट 8 से। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, जो स्टूडेंट पहली बार मान लीजिए क्लास देख रहे हैं, मैंने शुरू की थी यूजीसी नेट हिंदी पर यूनिट 8 हिंदी नाटक। सभी क्लास फ्री है, इसमें हमारी 23 क्लास हो चुकी है। आज हमारी 24वीं क्लास थी और कल 25, यानी 25 क्लास में हमने अपनी यूनिट 8 हिंदी नाटक कंप्लीट की है। ठीक है, सारी क्लास का ब्यौरा मैंने यहाँ पर दे दिया है। और जिन्हें मेरी क्लास देखनी है उनको करना यह है, हिंदी विद रीचा चैनल पर जाना है, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाइएगा। यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 8 हिंदी नाटक फ्री क्लास के नाम से। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको सभी क्लास दिख जाएगी। पहली क्लास में हमने ये देखा था हमको पढ़ना कैसे है यूनिट 8 को। फिर हमने एक दिन नाटक पढ़ा, जैसे अंधेर नगरी नाटक हमने सबसे पहले पढ़ा था। फिर हमने एमसीक्यू सोल्व किए थे। फिर भारत दूरदर्शन नाटक पढ़ा और भारत दूरदर्शन के एमसीक्यू सोल्व किए हैं। ठीक है, इसी तरह हमने वन बाय वन करके एक दिन नाटक पढ़ा, अगले दिन एमसीक्यू सोल्व किया। ठीक है, 4 नाटक ऐसे थे जिनके मैंने आपको एमसीक्यू करवाए थे, और एमसीक्यू के बाद उसी वाली क्लास में महत्वपूर्ण पंक्तियां करवा दी थी जो मुझे महत्वपूर्ण लगी। वे 4 नाटक है, आगरा बाजार, बकरी, एक और द्रोणाचार्य, महाघोष। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, बहुत बच्चों का कमेंट आया था कि मैम इनकी हमें क्लास नहीं मिल रही है। तो आगरा बाजार, बकरी, एक और द्रोणाचार्य, महाभोज, इन 4 नाटक की मैंने जो है एक ही क्लास में कंप्लीट करवाया, बाकी नाटक की दो दो क्लास है। ठीक है, तो सभी यहाँ पर नाटक जो हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए थे मैंने आपको करवा दिए हैं। फिर कल के बाद हम जो है अपनी नई यूनिट शुरू करेंगे, हिंदी निबंध। वो यूनिट बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और अब भी आपका कोई डाउट है तो आपको पता ही है क्या करना है। कल को लाइव क्लास होने वाली है शाम को 7 बजे हमारी, तो उसमें जुड़ जाइएगा और बाद की 5 मिनट में आपका जो डाउट है पूछ लीजिएगा। या फिर अगर कोई अन्य डाउट है यानी अन्य एग्जाम को लेकर, तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो, रिप्लाई मैं देती हूँ। और सबसे अच्छा तरीका है इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वहां पर भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और सबके कमेंट में पढ़ती भी हूँ, पढ़ती जरूर हो सकता है कि तुरंत ना पढूं, 2 घंटे बाद या अगले दिन। ठीक है, मतलब 1-2 दिन में बिल्कुल आपको रिप्लाई मिल जाता है, और आपको पता भी है कि मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ। जो कमेंट मैं पढ़ लेती हूँ उसे मैं लाइक कर देती हूँ तुरंत, ताकि आप तक भी ये पता चल जाए कि हाँ मैंने कमेंट पढ़ लिया है। ठीक है। और आपको अगर अच्छी लगी आज की क्लास, यूजफुल लगती है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।